आइए तो कल आर्टिकल 61 हो गया ना। आर्टिकल 62 प्रेसिडेंट में ही आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 62 क्या है? आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, तो ये क्या है आपका? राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ। अब देखो, ये जो वैकेंसी है, रिक्तता है, जो वैकेंसी है प्रेसिडेंट के पोस्ट में, ये दो तरीके से हो सकती है। एक या राष्ट्रपति बीमार उमार हों या कुछ जैसे बाहर गए हुए हों, अमेरिका के टूर पे गए हों, बीमार हों, एक ऐसा हो गया टेम्पररी, है ना। तो अगर इस तरह की वैकेंसी हो, मतलब राष्ट्रपति बीमार हो, है ना, बीमार हो या कहीं और हो, तो अस्थायी रूप से, मतलब अस्थायी रूप से एब्सेंट हो, अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, असमर्थ हो या अनुपस्थित हो, असमर्थ हो, चलो, है ना, मतलब ही इज टेम्पोररीली एब्सेंट, ही इज टेम्पोररीली एब्सेंट। और एक क्या हो गया, अगर वैकेंसी जो है उनकी वैकेंसी और कैसे क्रिएट हो गई? डेथ, मृत्यु, ऐसे भी तो हो सकती है, मृत्यु, या फिर त्याग पत्र दे दिया उन्होंने, है ना, या फिर उनके चुनाव को अयोग्य करार दे दिया गया, चुनाव को रद्द कर दिया गया, राष्ट्रपति के चुनाव को रद्द कर दिया गया, ये हो सकता है, चुनाव को रद्द कर दिया गया, ये हो सकता है, रद्द कर दिया जाए, ये हो सकता है, या फिर महाभियोग, या फिर महाभियोग से इम्पीचमेंट हटा दिया जाए, है ना। इफ सो वैकेंसी दो तरीके से क्रिएट हो सकती है, रिक्तता दो तरीके से। एक, राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, असमर्थ हो, बीमार हो गए, बाहर गए हैं। और एक, है ना, एक वैकेंसी इस तरह से क्रिएट हो सकती है जैसे वो उनकी डेथ हो गई बीच में, या रिज़ाइन कर दिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव को, है ना, सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड हिज इलेक्शन, या फिर चौथा क्या है, इफ इज इम्पीच्ड, महाभियोग द्वारा उन्हें पद से हटा दिया गया है। ठीक, अच्छा, अब देखिए, हमको ये दो चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। एक कि मान लीजिए ये 5 साल की उनका टेन्योर है, अवधि है ना, इस 5 साल के बीच में तो हम ये जानते हैं कि, ऑलरेडी जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर उनका टेन्योर का खत्म होना हुआ तो राष्ट्रपति का चुनाव उनके पदावधि की समाप्ति से पहले हो जाना चाहिए, है ना। द न्यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज 5-year टर्म, ये तो जानते ही, ठीक है। लेकिन मान लो बीच में राष्ट्रपति, बीच में ये सब हो गया, मृत्यु, त्यागपत्र, चुनाव क्या उनका रद्द हो गया, या फिर महाभियोग हो गया, तो फिर क्या? तो फिर देखो आप, 6 महीने उनकी पद की रिक्तता की तारीख से कितने माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? 6 मंथ। क्लियर है? 6 मंथ। ये सब मैं जो बताया हूँ, अभी आने वाला हूँ, 6 मंथ हो जाएगा। क्लियर है बात? और ये तो आपको पता है कि अगर वो उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो तो उसके लिए प्रावधान क्या है कि उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही चुनाव हो जाना चाहिए ना। ये बात क्लियर है? अब अगर मान लीजिए रिक्त हो गया, है ना, जैसे कि अब इसको मैं मिटा देता हूं और एक और चीज देख लो, जब रिक्त हो जाएगा, मान लो राष्ट्रपति टेम्पररी रूप से अनुपस्थित है ना, इज टेम्पररी अनअवेलेबल, और एक क्या है कि उनका पोस्ट रिक्त हो चुका है, मतलब वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति अब उस राष्ट्रपति के पद पर नहीं है, दो स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, बीमार हैं, तो कार्यवाहक, तो फिर क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो क्या आ जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति यहां नहीं होगा तब टेक्निकली, तब ऐसा होगा कि उपराष्ट्रपति, उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, निर्वहन करेंगे। ठीक। और अगर मान लो राष्ट्रपति का पोस्ट वेकेंट ही हो गया, इन तरीकों से वेकेंट हो गया, रिक्त हो गया, तब कौन आ जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तब कौन आ जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक रे एक्टिंग, एक्टिंग का मतलब टेम्पररी, टेम्पररी प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, जब तक, तब तक वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रोल में रहेंगे। देखो यहां पर क्या हो गया, दोनों केस में क्या होगा? यहां भी पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति, पहले कौन आएगा? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में। अगर मान लो राष्ट्रपति बीमार है तो उपराष्ट्रपति आ गया, लेकिन उपराष्ट्रपति भी बीमार है। अगर ये भी अनुपस्थित हैं किसी भी कारणवश से, तो उपराष्ट्रपति के बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सीजेआई। और यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा। मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आ जाएंगे? उपराष्ट्रपति। और मान लो ये भी अनुपस्थित है या इनका भी पद रिक्त है, तो कौन आ जाएगा? वही सेम, सेम यहाँ वो। और मान लो ये भी अनुपस्थित है, तो ये भी अवेलेबल नहीं है, तो या बीमार है, तो फिर आ जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब आप बोलोगे सर ये भी बीमार है, तो यहां भी वही होगा, सेम, इधर सेम, और ये भी एब्सेंट है तो इधर सेम, सेम। अब बोलोगे सर ये भी तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है ना मौजूदा दौर में कितने जजेस होते हैं? सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ, सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 34। एट प्रेजेंट कितनी है? 34। और इसको कैसे लिखेंगे अपन? 1+33, 1+33, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, ये कौन? सीजेआई, और ये सब अदर जजेस, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट, अगर सीजीआई भी एब्सेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट इन 33 जजों में जो सीनियर मोस्ट होगा वो एक्टिंग प्रेसिडेंट। किसको? ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्लियर है? अभी एक बात देखो, सीनियर मोस्ट अगर वो भी एब्सेंट है तो 33 जज है भाई, वो उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो। फिर साला कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया, सर 33 को 33 मर गए तो तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के निर्माणकर्ताओं ने इससे आगे का सोचा नहीं है ना। ठीक, ये क्लियर है? अच्छा, चाहे इस केस में कोई भी राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने आए, चाहे इस केस में कोई राष्ट्रपति के कर्तव्य एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में आए, ये दोनों कुर्सी में बैठने से पहले इनको लेना होगा राष्ट्रपति का शपथ। क्या लेना होगा? ओथ। दोनों को, दोनों ही कंडीशन में, है ना। इन बोथ केसेस they will have to subscribe an oath। ओथ नहीं पढ़े हैं क्या हम लोग? पढ़े हैं ना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजे, पढ़े हैं ना। हाँ, तो कौन दिलाएगा? शपथ नहीं पढ़े हैं? 60 पढ़े नहीं है? अच्छा, वो नहीं बताया कि कौन दिलाएगा, सिर्फ इतना बता के निकल गया ना शायद। अच्छा, ये देखो, राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को
अब देखिए, आप यहां पे ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? शपथ, ओथ, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ना। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? ऐसा ऐसा एरो बना लो, ये दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, ये दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, ठीक। अच्छा, अब त्याग पत्र, एक और चीज बता देता हूं, ये क्या है? शपथ का मामला ना। अब इधर एक तरफ राष्ट्रपति लिख देता हूं और एक तरफ उपराष्ट्रपति लिख देता हूं, ऐसे क्लियर ऐसे बना रहेगा ना, ये आपको याद आएगा। अब त्याग पत्र की बारी आ गई, तो राष्ट्रपति किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देता है? ये भी वाइस वर्सा। त्याग पत्र, रेजिग्नेशन, ये दोनों बना लो अगल बगल। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मिस हो जाता है। क्लियर? ठीक। अब मान लीजिए भारत का मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है, फिर सीनियर मोस्ट जज, वो नहीं है, उसके बाद का सीनियर मोस्ट वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो नहीं है, उसके बाद का। क्लियर है बात? तो यहां भी इस केस में भी कौन दिलाएगा भाई शपथ? उपराष्ट्रपति की, अगर यहाँ पे राष्ट्रपति का कर्तव्य का पालन करने आएंगे या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो सीजीआई दिलाएगा। अब मान लो ये भी अनुपस्थित है तो सीजीआई खुद आ गया, फिर कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम। सीजीआई अगर खुद एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में आ गया तो जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा नेक्स्ट, वो दिलाएगा। क्लियर है बात? ठीक, इतना ही है 62। शपथ दोनों केस में लेना होगा, दोनों केस में राष्ट्रपति का शपथ लेना होगा। क्लियर बात? एक और बात, हाँ देखो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मेरे ख्याल से कार्यवाहक राष्ट्रपति यहां भी बोल देते हैं, इसको भी बोल देते हैं कार्यवाहक, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति है समझ जाओ, लेकिन एकदम क्लियर मिलता नहीं है। कार्यवाहक राष्ट्रपति ये भी होंगे, बीमार है 1 महीने के लिए तो वो आया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखें, जब ये आएंगे अनुपस्थित है, अभी राष्ट्रपति जिंदा है ना, पद में है, ये लोग आएंगे तो इनको जब भी कोई आएगा तो राष्ट्रपति की समस्त शक्ति प्राप्त होगी। एक बात और देखो, राष्ट्रपति की समस्त शक्ति प्राप्त होगी दोनों केसेस में, इस केस में भी इस केस में भी समस्त शक्ति प्राप्त होगी, है ना। और जब तक ये कार्य करें, अब देखो इस केस में, देखो इस केस में शक्ति तो दोनों को प्राप्त होगी, लेकिन राष्ट्रपति की सैलरी, भत्ते इत्यादि यहां नहीं मिलेंगे। राष्ट्रपति की सुविधाएं, जो अन्य सुविधाएं होती है, वो इस केस में नहीं मिलेगी। दे वोंट गेट एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, सैलरीज, अलाउंसेस तो मिल सकता है, सैलरी उनको उस समय राष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलेगी उस समय, क्योंकि राष्ट्रपति अभी हैं। लेकिन यहां पर अगर वैकेंसी आ गई और यहां पर कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति आएगा तो इस समय मैं बता देता हूं, सारी सुविधाएं, सैलरी, अलाउंसेस, सब कुछ राष्ट्रपति की इन लोगों को मिलेगी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ठीक? वही होगा, नोट्स में होगा आपके। अब आप इस केस में बोलोगे कि सर वो 1 हफ्ता के लिए ये आया तो राष्ट्रपति की सैलरी इसको दे देंगे, तो राष्ट्रपति क्या देंगे? अच्छा, एक और चीज लोगों के मन में सवाल आता है, उपराष्ट्रपति यहाँ आ गया, एक्टिंग प्रेसिडेंट आ गया, और उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी? 4 लाख। तो 4 लाख उपराष्ट्रपति की भी सैलरी मिलेगी और 5 लाख राष्ट्रपति की भी सैलरी मिलेगी? ऐसा नहीं होता, एक ही सैलरी मिलेगी, राष्ट्रपति की मिलेगी। जब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे उन्हें राष्ट्रपति की सैलरी, सुविधाएं मिलेंगी। शक्तियां तो दोनों केसेस में होंगी, दो बिल पे साइन करना, ये करना, वो सब कुछ शक्तियां सबको मिलेंगी, इस केस में भी इस केस में मिलेगी। लेकिन वो जो अन्य सुविधाएं, सैलरी है ना, वो उस केस में नहीं मिलेगी, इस केस में उसमें अलाउंसेस मिलता है, उतना डीप तो जाएगा नहीं, लेकिन ये अब क्लियर है। ये 62 हो गया, अब ब्रेक लग जाएगा।
अब 63 से 70 तक बीच में आर्टिकल गोल हो जाएगा, गोल नहीं होगा है, लेकिन असल में बीच में उपराष्ट्रपति घुस आए हैं। ये उपराष्ट्रपति के प्रावधान है इन अनुच्छेदों में, वो बाद में देखेंगे। अब सीधे आ जाते हैं इसके आगे, सीधे जंप मारते हैं 71, सीधे जंप मारते हैं कहाँ 71। अरे रुक, पहले 71 आएगा, उसमें नहीं दिया है, वो है तुम्हारे कहीं पर है। ये देखो क्या है 71 क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाए, चुनाव में कोई विवाद खड़ा हो जाए कि उनका चुनाव गलत तरीके से हुआ, जो भी हुआ, तो इसकी जांच, इन्वेस्टिगेशन सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करेगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट दो चीजें करेगा, जांच भी करेगा और निर्णय भी करेगा। और इस कैपेसिटी में सर्वोच्च न्यायालय अगर पा लिया कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति गलत तरीके से चुनाव जीते हैं, है ना, तो उनके चुनाव को रद्द कर देगा, है ना, इनवैलिडेट कर देगा। बात क्लियर है? बस इतनी चीज। एक चीज या आर्टिकल 71 याद रखना, केवल राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति का भी है ना। देखो, इन दिस केस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, in any dispute regarding election of president and vice president, Supreme Court has the authority to investigate and to give decision. In case Supreme Court finds that they are elected by wrong means, both president and vice president, then Supreme Court can disqualify both president and vice president. इनको पद छोड़ना होगा, ठीक है। चलो, आपके नोट्स में लिखा है, मैं व्यर्थ में डिक्टेट करा रहा हूँ, समझ जाओगे। नहीं लिखा है? अरे है, लाइन होगी कहीं ना कहीं। आर्टिकल नहीं है, शायद आर्टिकल मिस हो गया होगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट जब आएगा ना तब भी ये आएगा। अरे होता है ना नोनी। आओ 72, अगर यहां मिस भी हो गई ना, सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे वहां होगा, आर्टिकल के साथ होगा। आर्टिकल 72 ये क्या है? पार्डनिंग पावर, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। क्या है ये? पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, जो जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पे अपने को ऐसा दिखाई देता है। एक आपका सत्र न्यायालय होता है, इसके नीचे भी होते हैं मुंसिफ कोर्ट, लेकिन आपकी आवश्यकता नहीं। सत्र और एक जिला न्यायालय, सत्र और जिला न्यायालय, ठीक। सत्र न्यायालय में कौन से केसेस चलते हैं? सिविल की फौजदारी, क्रिमिनल केसेस, यहां पर दीवानी केसेस, मतलब सिविल केसेस, दीवानी मामले, ठीक। अगर मान लो यहां के जज से आप संतुष्ट नहीं है तो आप करोगे अपील करोगे। आपका केस कहां पहुंच जाएगा? दोनों केसेस में हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, अगर वहां के जज से आप असंतुष्ट हैं निर्णय से, तो आप अपील करोगे। और सारे हाई कोर्ट से अपील कहां जाती है? सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ जुडिशरी खत्म, क्योंकि ये टॉप मोस्ट है, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के बाद
बाद हमारा न्यायिक संरचना खत्म हो जाता है। जुडिशियल स्ट्रक्चर एंड्स देयर, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट देयर इज नो कोर्ट। ठीक, मान लीजिए कि सत्र न्यायालय में यहाँ पर हमारे समारू ने मर्डर किया था, और समारू स्पेशल केस में, है ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में इसको यहाँ भी फांसी की सज़ा मिल गई, अपील किया, यहाँ भी फांसी की सज़ा मिल गई, अपील किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा कंफर्म कर दी। नहीं भैया, तेरे को फांसी ही मिलनी चाहिए। अब समारू जो है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जेल में तो था ही पहले से, है ना, समारू ठंडा पड़ गया, संयोगवश मैं भी जेल में था। ठीक, समारू एकदम ठंडा, 5वीं 6वीं पढ़ा हुआ था। आया, बोला लक्ष्मी भाई अब मैं तो गए हो, अब मेरे को डेट भी तय कर दी गई है, अब लटका देंगे। मैं बोला नहीं भैया ऐसा मत सोच। बोला नहीं भाई, अब सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन सा कोर्ट है, अब तो मेरे को फांसी होनी है। मैं बोला अबे तेरे को पता नहीं है, अभी एक मौका और है, एक मौका है तेरे पास। हाँ तो सही बोल रहा है, कोर्ट खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट टॉप मोस्ट कोर्ट है ना, लेकिन तेरे पास एक मौका है। मौका क्या है? सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर कोई क्षमादान कर सकता है तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और किसके? दया याचिका के माध्यम से। किस याचिका? दया याचिका। कौन सी? दया याचिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं मर्सी पिटीशन। मर्सी पिटीशन। मैं बोला उसको तो अपने वकील को बुला कल और तुरंत बिना देरी किए दया याचिका दायर कर दे, मर्सी पिटीशन फाइल कर दे, है ना, कि मेरे ऊपर दया की जाए। और एकमात्र चारा है अब तेरे पास, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तेरे को दया, तेरे ऊपर दया कर सकते हैं। फांसी से बस बचाएंगे ना? अभी रुक जाना नोनी, अभी आगे बढ़े नहीं, बस फांसी से बचाएंगे। जब आप इस कोर्ट के लेवल में ऊपर अपने केस ले जाते हो तो किस मीडियम से जाते हो? बाय मीडियम ऑफ अपील। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के बाद आप राष्ट्रपति तक पहुंचने की कोशिश करते हो, अपनी याचिका पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो वो किस माध्यम से होता है? दया याचिका। क्या वो कहते हैं उसको? मर्सी पिटीशन। ठीक, यहां पर ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के पास अपील करोगे आप। अपील, इसके ऊपर कोर्ट थोड़ी है जो आप अपील करोगे। क्या करोगे आप? दया याचिका दायर करोगे। यू विल फाइल मर्सी पिटीशन। क्लियर है बात? ओके। नाउ एक और चीज याद रख लो कि अगर राष्ट्रपति ने दया याचिका को खारिज कर दिया आपके, फिर आपके पास कोई चारा, आप दोबारा दया याचिका नहीं दायर कर सकते। एक बार राष्ट्रपति ने यदि आपके दया याचिका को खारिज कर दिया तो दैट पर्सन कैन नॉट फाइल अनदर मर्सी पिटीशन। ठीक है? ठीक। अब सवाल ये आता है कि राष्ट्रपति ये जो will exercise his power under the provision of Article 72 upon his discretion or on the advice of Council of Ministers। क्या राष्ट्रपति अपने मन से यहां पर निर्णय लेंगे? लेंगे क्या? नहीं। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। है ना? प्रेसिडेंट विल exercise his power under Article 72 on the advice of Central Council, Union Council of Ministers। मंत्रिपरिषद राज्य की नहीं, सेंटर में, यूनियन में है ना, केंद्र में है राष्ट्रपति, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात आएगी। और तकनीकी रूप से हम जानते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद गलत है, संघीय मंत्रिपरिषद बोलेंगे उसको। समझ गए आप? अच्छा, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब राष्ट्रपति अपनी इस शक्तियों को 5 प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। 5 प्रकार से अपनी इस शक्ति, आर्टिकल 72 के तहत जो इनकी शक्ति है, ये इसको 5 प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला कहलाता है क्षमा। सबसे पहला क्या कहलाता है? क्षमा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्डन। पार्डन, क्षमा।
अच्छा, व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्डन्स एनीबॉडी, या राष्ट्रपति जब किसी को क्षमादान देते हैं तो क्या होता है ना? सिंपल सा मतलब समझ जाओ आप, बाकी सारी चीजें आपके नोट्स में हैं। सिंपल सा मतलब, इसको समझने के लिए, क्षमा कर दिया ना तो व्यक्ति दंड से तथा कारावास से मुक्त हो जाता है। कारावास से मुक्त मतलब वो नाच से गाज से घर पहुंच जाएगा। क्षमा कर दिया, चाहे फांसी की सजा ही क्यों ना मिले हो उसको। अगर राष्ट्रपति ने, इफ प्रेसिडेंट पार्डन्स हिम, then he will be removed from the conviction and punishment and imprisonment as well. इसका मतलब क्या हुआ? घर पहुंच जाएगा फ्री होके घर। उसे फांसी की सजा किसी को मिली थी ना, तो अब वो जेल में रहेगा ना उसे फांसी होगी, फ्री हो गया, वो घर पहुंच जाएगा। बात क्लियर है? चाहे कोई भी सजा मिली हो, आजीवन कारावास मिला हो, तो प्रेसिडेंट ने अगर उसको क्षमा कर दिया तो उसको अब वो छोड़ दिया जाएगा, ठीक, फ्री हो जाएगा। क्लियर है बात? होता है। आओ दूसरा को हिंदी में क्या कहा गया है? लघुकरण। दूसरा क्या है? लघुकरण, कम्यूटेशन, लघुकरण। इसको क्या बोलेंगे? कम्यूटेशन, कम्यूटेशन। या फिर आप बोलेंगे व्हेन प्रेसिडेंट कम्यूट्स, या राष्ट्रपति लघुकरण की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? ठीक, लघुकरण की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? लघुकरण में क्या होगा? क्या सजा की प्रकृति बदल जाएगी? हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, अभी देखो आप इसको समझो। आप जब राष्ट्रपति लघुकरण का प्रयोग करते हैं तो देखो आप, सबसे मेन पॉइंट क्या है? दंड के स्वरूप को बदलकर, दंड के स्वरूप को बदलकर सजा कम करते हैं। बदलकर सजा कम करते हैं। कैसे बताता हूं। सजा कम करते हैं, एकदम तकनीकी रूप में नहीं जाना है, सरल रखना है इसको। जैसे देखो, सजा जो दी जाती है उसके बहुत सारे नेचर हैं। एक तो आपका डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड, अलग ही है स्वरूप इसका। एक आपका हो गया लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, ये हो गया लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, है ना। एक होता है आपका कठोर कारावास, कठोर हार्ड पनिशमेंट होता है कठोर कारावास। रिगरस इम्प्रिजनमेंट बोलता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास। और एक होता है केवल कारावास, एक होता है केवल कारावास, सामान्य कारावास। यहां पर क्या है, वो बोल रहा है कि अगर राष्ट्रपति लघुकरण का प्रयोग करेंगे, अगर प्रेसिडेंट कम्यूट करेंगे किसी को, तो सजा तो कम होगी, लेकिन एक खासियत क्या है कि जो पनिशमेंट का नेचर है वो बदल के होगा। जैसे अगर किसी को मृत्युदंड की सजा मिली हुई है तो इससे ये सारे सजा कम है ना, सारे सजा कम है। मृत्युदंड मिला हुआ है तो किसी को क्या दे दिया? ये दे दिया, तो क्या हम क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट ने क्या किया? लघुकरण। किसी को ये मिला हुआ है, ये कर दिया, इसमें चेंज कर दिया, तो क्या किया प्रेसिडेंट? लघुकरण। याद रहे, दंड की प्रकृति बदलेगी। जब दंड की प्रकृति बदलेगी तो हम क्या कहेंगे? कम तो हो ही रहा है ना, कम हो रहा है, लेकिन दंड की प्रकृति बदल गई। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो, मतलब when president reduces the punishment, changing the nature of punishment. क्लियर है बात? चलो, ये हो गया क्लियर लघुकरण। इसके बाद परिहार, इसके बाद आया आपका परिहार, यही है ना। अब परिहार में भी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब क्या है? रेमिशन। इसका मतलब क्या है? रेमिशन, इंग्लिश में टर्म रेमिशन। इसका मतलब है फिर दंड को, सजा को कम किया जाता है, लेकिन दंड के स्वरूप को बिना बदले, विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट। दंड के स्वरूप को बिना बदले, स्वरूप को बिना बदले,
बिना बदले, दंड के स्वरूप को बिना बदले सजा कम करते हैं। अगर राष्ट्रपति सजा कम करते हैं दंड के स्वरूप को बिना बदले, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति ने किसका प्रयोग कर लिया? परिहार, है ना, रेमिशन। कैसे? अब भाई डेथ पेनल्टी को आप किसी और सजा में बदलोगे तो दंड का तो स्वरूप बदल ही जाएगा। और ये क्या बोल रहा है? दंड के स्वरूप को बिना बदले ना। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, अच्छा कठोर कारावास, मान लो किसी को 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली है, 10 साल की क्या कठोर कारावास मिला है। कठोर कारावास में जानते हो ना, लोहा वहा तोड़वाते हैं, सब हथकड़ी रहता है ना, काम करवाते हैं, देखना लेके जाते हैं, माइंस में काम करवाते हैं, सब में करवाते हैं, पत्थर उत्थर तोड़वाते हैं, वो कठोर कारावास है ना। कठोर कारावास, हम अकेले रहेगा, जंजीर जब जेल में पहुंचेगा तो वो सब लगा देंगे, कारावास में रहेगा। कठोर कारावास 10 साल की मिली है और राष्ट्रपति ने कठोर कारावास में 10 साल से घटाकर 5 साल कर दिया। दंड का स्वरूप बदला लेकिन सजा भी कम हो गई। तो दंड के स्वरूप को बिना बदले अगर राष्ट्रपति किसी की सजा को कम करते हैं तो हम क्या कहेंगे? राष्ट्रपति ने क्या किया? क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई टेंशन है क्या? नहीं करना था राष्ट्रपति को ऐसा। इसके बाद क्या है? विराम। इसके बाद है विराम, इसको वो कहते हैं रेस्पाइट। इसको मिटा दूं। ओहो, रेस्पाइट, इसमें क्या करते हैं? मान लो किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है ना, किसी को डेथ पेनल्टी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इसने मर्सी पिटीशन फाइल की प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट को लगा कि मान लीजिए थोड़ा पहले तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को जीने का कोई शौक नहीं है, मेरे को फांसी भी लटका दिया जाए, जैसे फिल्मों में जज साहब मुझे फांसी भी लटका दीजिए, खुद ही बोलने लगता हीरो ना, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे फांसी की सजा चाहिए। ठीक है, होशियारी में ले तो लिया। अब फांसी के लिए 10 दिन बचा तो गीला सूखा होने लगा सब, है ना, अब थरथराने लगा। अब वो यानन फानन बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं दया याचिका दायर, तुरंत अपने वकील को बुलाया, बोला दया याचिका लगा भाई, मेरा एक मौका तो देख लें। अब राष्ट्रपति के पास फाइल पहुंचा तो राष्ट्रपति ने बोला नहीं भाई देखो, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, आई वुड सीक मोर टाइम टू लुक इनटू इट, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं इसके केस में, है ना। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? यदि किसी को फांसी की सजा होने वाली है तो राष्ट्रपति ने अगर विराम का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब यह है कि जब तक till I take decision on this mercy petition, his punishment will be in hold। समझ गए आप? उसकी सजा को रोक दिया, फांसी की सजा को रोक दिया जाएगा जब तक राष्ट्रपति फैसला नहीं ले लेते। समझ रहे हो आप? टाल दिया जाएगा। तो किसी की अगर डेथ पेनल्टी को राष्ट्रपति ने अगर समय लेकर टाल दिया है कि जब तक मैं निर्णय नहीं ले लेता सजा को, इसके टाल दिया जाए, तो हम क्या कहेंगे? राष्ट्रपति ने किसका प्रयोग किया? विराम। क्लियर है? ओए मैं उल्टा बोल गया रे, उल्टा रुको, उल्टा बोल गया, सॉरी। ये क्या है मैं बताता हूं। रेस्पाइट क्या है? किसी को विशेष दशा में राष्ट्रपति जब दंड से क्षमा करते हैं, विशेष दशा में सजा कम करते हैं, राष्ट्रपति सजा कम करते हैं, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति ने किसका प्रयोग किया? विराम। जैसे समझा देता हूं, जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला ना, या फिर कोई विकलांग है, या फिर कोई मेंटली सिक है, तो ऐसी दशा में यदि राष्ट्रपति किसी की सजा को कम करते हैं, है ना, इन द लाइट ऑफ स्पेशल कंडीशन,
तो हम कहेंगे राष्ट्रपति ने किसका प्रयोग किया, विराम। ठीक। प्रविलंबन वो है, प्रविलंबन क्या है और प्रविलंबन का प्रयोग कब कब करते हैं, याद रखना, पूछ सकता है। मृत्युदंड, राष्ट्रपति इसका प्रयोग कब करते हैं, मृत्युदंड। अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिली हुई है और उसने पिटीशन फाइल किया और राष्ट्रपति को उस मैटर में फैसला लेने के लिए समय चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रविलंबन का प्रयोग करेंगे। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिप्रीव। यह है रिप्रीव, रिप्रीव। ठीक। तो राष्ट्रपति उसकी डेथ पेनल्टी को रोक देंगे कि जब तक मैं फैसला ले लेता आप इसकी सजा टाल दी जाए। हो गया। ये 5 कंडीशन याद रखिए। और कुछ चीजों पर आता हूं मैं आपको। एक तो मालूम हो गया अपने मर्जी से नहीं लेंगे, दूसरा क्या मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही लेंगे, है ना। और कोई बिंदु यहां पर बताने लायक, कोई नोट्स में आपको कोई लाइन है जो फंसा रही है आपको, वरना सिंपल होगी बहुत। हाँ, एक और चीज, राष्ट्रपति जब अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करेंगे तो इसका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। न्यायिक समीक्षा, पहला बिंदु, अभी रुको, पूरा नहीं हुआ है ना। न्यायिक समीक्षा इसकी नहीं हो सकती, मतलब द decision while exercising his power under Article 72, है ना, the conduct of president or the decision of president cannot be judicially reviewed। इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। इसका सामान्य सा मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के तहत लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, इसके संवैधानिकता की जांच नहीं की जा सकती, उनके फैसले पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है, अगर राष्ट्रपति ने, जब तक राष्ट्रपति ने भेदभाव पूर्वक निर्णय न लिया हो, भेदभाव न किया हो, है ना, या फिर आगे क्या दिया है, आर्बिट्ररी, एकदम मनमाना, अपनी मर्जी से ना निर्णय लिया, मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लिया, निर्णय ले लिया, तो उसको न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और एक और क्या है, हाँ देखो सुनो, वो वही है, जैसे मान लो राष्ट्रपति के केस में सेम केस आया था, सेम केस आया, एक की सजा माफ कर दी और एक की सजा नहीं की, एक की सजा माफ कर दी और एक की सजा नहीं की, तो ये भेदभाव वाला हो गया, डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। तो इस मामले में प्रेसिडेंट के इस डिसीजन को जुडिशली रिव्यू किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, मतलब राष्ट्रपति के निर्णय की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। और दूसरा क्या, आर्बिट्ररी, मतलब मन मर्जी, अपनी मन मर्जी से ले लिया, करेक्ट प्रोसीजर को फॉलो नहीं है ना, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं किया, अपनी मर्जी से ले लिया, तो चैलेंज किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। खान साहब ने कल वो वीडियो में ब्लंडर किया है, जानते हो, इतनी बारीक बारीक चीजें हैं। खान साहब ने कल महाभियोग पढ़ाते पढ़ाते क्या बोल दिया कि चाहे राष्ट्रपति ने ये कर दिया हो, चाहे राष्ट्रपति ने वो कर दिया हो, चाहे राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन कर दिया हो, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। गलत है ना, चाहे 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 हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है देयर इज ओनली वन ग्राउंड, देयर इज ओनली वन ग्राउंड, एकमात्र आधार है राष्ट्रपति को पद से हटाने का, वो क्या है, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। तो चाहे चाहे हो ही नहीं सकता। ठीक, आपको क्या लगेगा यहां पर, एक बार, हाँ बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, आपको फंसा सकता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है क्या, नहीं है, नहीं है। ये कैसी शक्ति है राष्ट्रपति की, ये कार्यकारी शक्ति है। क्षमादान की शक्ति कैसी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव शक्ति नहीं है, बिकॉज प्रेसिडेंट डज नॉट सिट एज अ कोर्ट। समझ गए आप, एक न्यायाधीश की तरह वो कोर्ट में बैठ के निर्णय नहीं दे रहे हैं,
कि उनकी न्यायिक शक्ति, वो न्यायाधीश थोड़ी है वो, तो ये इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये क्या है, उनकी कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर है। मेरे ख्याल से यहाँ का एंगल पूरा क्लियर हो गया। क्लियर है 72? नाउ आगे बढ़ेंगे 108 आर्टिकल 108। वो इस नोट्स में आपके नहीं होगा, वो यहाँ नहीं होगा क्योंकि संसद में आएगा नहीं ये बात, लेकिन मैं यही पढ़ा देता हूँ क्योंकि आएगा ना, संयुक्त बैठक के संबंधित कुछ चीज़ें आएंगी। देखो आप, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, यहाँ है अभी बता दूं? चलो, आर्टिकल 108 क्या है ये? दिस इज संसद की संयुक्त बैठक। क्या है ये? संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग और ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संयुक्त बैठक ये है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संसद के कितने सदन भैया? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। आपको पता है जो संसद भवन है उसमें लोकसभा का हॉल अलग है, राज्यसभा का हॉल अलग है, और एक और होता है सेंट्रल हॉल। एक सेंट्रल हॉल होता है, बड़ा होता है, वो सेंट्रल हॉल भी होता है, और वो सेंट्रल हॉल संयुक्त बैठक वहीं होती है। तो संयुक्त बैठक होती कहाँ है? संसद के सेंट्रल हॉल। कहाँ होता है? संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। हॉल जाहिर सी बात है बड़ा होना चाहिए। क्यों? संयुक्त बैठक का मतलब क्या हुआ? अब ये संयुक्त बैठक का मतलब ये हुआ कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर एक साथ बैठेंगे, एक साथ बैठक होगी। कहाँ होगा फिर? सेंट्रल हॉल। फिर देखिए बहुत सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे व्हाट, क्या है संयुक्त बैठक? क्या भी आ जाएगा, कब आ जाएगा, कब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, कौन है ना। चलो पहले इसको देख लेते हैं, फिर प्रश्न आता जाएगा, देखते जाएंगे। व्हाट, क्या है संयुक्त बैठक? तो बहुत सिंपल सा बात। संयुक्त बैठक मतलब द सिटिंग ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स टुगेदर अंडर वन रूफ। हो गया? ठीक। कब संयुक्त बैठक? ये इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी, कब? इसका जवाब देखिए, कब बुलाई जाएगी? कब? जब किसी, या ऐसे देखो आप, जब मंत्री परिषद परामर्श देगी। ऐसा परामर्श देगी किसको? राष्ट्रपति को। अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते भैया। कब बुलाएंगे? जब मंत्री परिषद परामर्श देगी। और मंत्री परिषद के जगह अगर प्रधानमंत्री लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्या? क्योंकि मंत्री परिषद मुखिया कौन है? ठीक। मंत्री परिषद परामर्श देगी। और मंत्री परिषद कब परामर्श देगी? कब? अब इस यहाँ कब प्रश्न आ गया। कब मंत्री परिषद राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का परामर्श कब देगी कि संयुक्त बैठक बुलाइए? तो हु कैन कॉल ज्वाइंट सिटिंग ऑफ, संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? कौन बुला सकता है? ये भी जवाब मिल गया आपको, राष्ट्रपति। कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन अपनी मर्जी से बुला सकते हैं क्या? है? कैन ही कॉल द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट अपॉन हिज ओन डिस्क्रिप्शन? नो, नॉट एट ऑल, है ना। He can call the joint sitting of the parliament only when Union Council of Ministers advises him to do so. जब संघीय मंत्री परिषद उन्हें ऐसा परामर्श देगी। क्लियर है बात? अच्छा,
अब ऐसा परामर्श कब देगी, सवाल ये है, ऐसा परामर्श कब देगी? जब, देखो कब, तो इसका जवाब है जब साधारण या वित्त विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए? गतिरोध उत्पन्न हो जाए। When there occurs a deadlock over an ordinary or finance bill between the two houses of parliament. समझ रहे हो बात को? किसी साधारण या वित्त विधेयक, है ना, या वित्त विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए। When there occurs a deadlock over any ordinary bill or any finance bill between the two houses of parliament. अब ये गतिरोध को साधारण कर देता हूं, एकदम इजी, डेडलॉक को इजी कर देता हूं। मतलब ये हुआ कि किसी साधारण विधेयक को या किसी वित्त विधेयक को संसद का एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन पारित ना करे। समझे कि नहीं समझे? है ना? डेडलॉक मीन्स one of the house of parliament passes that ordinary or finance bill and the other house rejects it or did not pass it. बात क्लियर है? समझ गए? देखो समझो, कोई जरा सा भी शंका बाकी है क्या? यहां पर क्लियर है? अच्छा, एक और चीज, किस पे? देखो, ये हम अभी ज्वाइंट सिटिंग के पहले की बात कर रहे हैं। अभी ज्वाइंट सिटिंग जब कंफर्म हो जाएगा तो सेंट्रल हॉल में होगा, लेकिन इससे पहले क्या होगा? देखो, इससे पहले क्या होगा? इससे पहले हम ये जानते हैं, यह संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन। और आपको पता है ऑर्डिनरी बिल जो है, अब फाइनेंस बिल तो आपको पता है कि राष्ट्रपति ऐसे जाता है, लेकिन अब मैं वहां पर अभी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं, चलो मान लो एक ऑर्डिनरी बिल है, ये, दिस इज एन ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक है ये। और इंट्रोडक्टरी क्लास में बता चुका हूं, साधारण विधेयक के लिए आपको बता चुका हूं। उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? मतलब वो लोकसभा में प्रस्तुत होगा कि राज्यसभा में है? हाँ भाई, साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हो सकता है। मान लो यहां प्रस्तुत हो या यहां, मान लो यहां प्रस्तुत किया गया, सबसे पहले यहां इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, तो पहली कंडीशन क्या? डेडलॉक कब आएगा भाई? हम कब कहेंगे कि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध है? कब कहेंगे? जब एक सदन पास करेगा, दूसरा पास नहीं करेगा, तब ना। मान लो इसी सदन ने इसको पास नहीं किया, मान लेते हैं इसी सदन ने पास नहीं किया, तो क्या यह विधेयक यहां जाएगा? वो तो विधेयक वहीं खत्म हो जाएगा। पहले जिस हाउस में जाएगा वहां पर अगर वो पास नहीं हुआ तो सेकंड हाउस में तो जाएगा ही नहीं, साधारण विधेयक जाएगा ही नहीं ना। अगर यहां फेल हो गया पहले हाउस में ही, तो इस पर क्या ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकेगी? नहीं। अरे इसी ने, अब डेडलॉक की स्थिति नहीं है क्योंकि तो आगे जा ही नहीं पाया ये। उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि ज्वाइंट सिटिंग के लिए पहली कंडीशन ये है कि जिस सदन में पहले ये बिल इंट्रोड्यूस हो वहां पास होना चाहिए, एक हाउस उसको पास करना चाहिए, तब तो जाएगा वो। पास होने के बाद यहां, अब यहां गया तो दो तरीके हो सकते हैं। एक, या तो राज्यसभा ने बहस वहस करा लिया, वोटिंग करा दी, और वोटिंग में वो मेजॉरिटी नहीं मिल पाया। ऑर्डिनरी मेजॉरिटी चाहिए ना, एक ऑर्डिनरी बिल को पास होने के लिए ऑर्डिनरी मेजॉरिटी चाहिए, एक साधारण विधेयक को पास होने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत क्या होता है? हाँ, है ना, सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक का बहुमत चाहिए, सबसे आसान वाला बहुमत।
लेकिन उस आसान बहुमत से भी ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, फेल हो गया। इसी कंडीशन को बोलेंगे, इसी कंडीशन को बोलेंगे कि भैया एक साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक सदन ने पास किया, एक सदन ने पारित। बट हर ऑर्डिनरी बिल अगर ऐसे हो जा रहा है तो हाँ क्या हर अच्छा देखो, सबसे पहले अपन ये सोचते हैं, इसको सोचते हैं कि भाई संविधान के निर्माणकर्ताओं ने ये ज्वाइंट सिटिंग क्यों किया, क्यों रखा, क्यों रखा। चलिए देखो, जनता ने चुना है, लोकसभा चुनाव हुआ, जिस राजनीतिक दल ने मेजॉरिटी अचीव की इलेक्शन में, मतलब 543 सीट्स पर इलेक्शन हो तो 50% से ज़्यादा सीट जीतनी होगी अगर उसको सरकार बनाना है। और भी इक्वेशन होते हैं, जैसे कि मान लो उससे कम जीता तो किसी पार्टी के साथ कोलिजन कर लिया, गठबंधन करके भी उतना बहुमत अगर लाया तो सरकार, वो बहुत बात की बात है, संसद में पढ़ा हमने, अभी उसको क्रिटिकल नहीं बनाते। अगर मान लीजिए, देखो सरकार इलेक्शन हुआ तो सरकार बनाने के लिए इलेक्शन कौन से हाउस का होता है, लोकसभा का। क्या राज्यसभा का सरकार बनाने के इलेक्शन होता है? नहीं, हर 5 साल में तो लोकसभा का इलेक्शन होता है ना सरकार बनाने के लिए सेंटर में, और स्टेट में विधानसभा का इलेक्शन होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का ना, सरकार बनाने के लिए। सरकार का अस्तित्व, सरकार की आइडेंटिटी, सरकार एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, कौन से हाउस पर डिपेंड करती है, लोकसभा। सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करेंगे तो लोकसभा पे डिपेंड करती है, और स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा पर निर्भर करती है ना। चलो भाई, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है हमारे यहाँ, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमारे यहाँ, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। जनता ही तय करेगी कि किसकी सरकार होनी चाहिए, किसकी सरकार नहीं होनी चाहिए। तो अगर जनता ने चुन के सरकार बनाया है, उस राजनीतिक दल का बनवाया है, तो भाई कोई भी सरकार बिना कानून के, बिना अधिनियम के कार्य कैसे कर पाएगी। अच्छा, उसने चुनाव में बहुमत यहां प्राप्त किया है ना, यहां प्राप्त किया। मान लो 543, जैसे अभी बीजेपी की कंडीशन देख लो आप, 543 सीट है, इस पे चुनाव हुआ है, बीजेपी 300 प्लस है, 300 अभी नहीं, कम है थोड़ा, लेकिन फिर भी 300 के आसपास है, बहुमत है। जब तक बहुमत रहेगा तब तक सरकार में रहेगी, है ना, ठीक है। लेकिन क्या जरूरी है कि उसका बहुमत बीजेपी का यहां भी हो? ये तो जरूरी नहीं है ना, हो सकता है, लेकिन क्या जरूरी है, नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा में कौन चुने जाएंगे ये डिसाइड कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, तो राज्य की विधानसभा एमएलए वोट करके उसको चुनते हैं। मान लो हमारे यहाँ 30 लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो पता चला कि 25 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, तो आपको लगता है कि बीजेपी के ज्यादा लोग आ पाएंगे यहाँ पर राज्यसभा में? कांग्रेस की सरकार मतलब उस राज्य में कांग्रेस का एमएलए जाता है, जाहिर सी बात है कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट करेंगे, तो कांग्रेस के यहाँ ज्यादा हो गए। पता चला कि 245 में से यहां पर स्थिति क्या है कि 140 कांग्रेसी हैं, अदर है, मान लो बीजेपी के नहीं है, चलो अदर है, और पता चला कि केवल 100 बीजेपी के हैं, केवल 100 बीजेपी के। अब कोई भी बिल यहां से तो पास करा लेंगे क्योंकि यहां मेजॉरिटी है उनकी, यहां गया सब एक हो गए, पता चला वो बिल फेल हो गया। कोई भी कानून बन पाएगा, कोई भी अधिनियम बन पाएगा? तब तो सरकार लंगड़ी हो गई ना, बस प्रधानमंत्री सरकार बन तो गई लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर बिल यहां तो पास करा लेंगे, यहां जाकर फेल हो जा रहा है, तो अपंग सरकार हो गई ना। ऐसी सरकार का क्या मतलब? तो संविधान के निर्माणकर्ताओं ने इस बात की कल्पना की थी कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी तो भैया सरकार तो अपंग हो जाएगी ना, तो ऐसी व्यवस्था कुछ करनी पड़ेगी। भाई जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा जिससे सरकार के पास कुछ तो हो। अब देखो, ऐसी स्थिति आ गई और नरेंद्र मोदी को वो कानून चाहिए, बिल लाया उन्होंने, लेकिन वो यहाँ फेल हो गया। लेकिन कानून बहुत जरूरी है, नरेंद्र मोदी चाहिए वो कानून। आप क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? तुरंत एक लिखित परामर्श तैयार करेंगे, राष्ट्रपति महोदय, है ना, इस बिल पे संयुक्त बैठक बुलाइए ना,
उनको लग रहा है कि होना ही चाहिए तो उसमें कानून चाहिए उनको, कानून चाहिए, वो उनको डेस्परेट है। उसमें कर सकते हैं हर उसमें कर सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। बिल लाया है तो कानून बनाना, अगर मान लो बीजेपी कोई बिल लाई है तो कानून बनाने के लिए लाई है ना, हर बार जॉइंट सिटी ही बैठती रहती होगी है नहीं, नहीं होता होगा ऐसा अक्सर नहीं होता नहीं, वही ना ऐसा अक्सर नहीं होता, मतलब कुछ कुछ अब तक 3 ही बार हुआ है। मैं बताता हूं, अभी समझोगे ना, अध्यादेश में आऊंगा तो समझ जाओगे। तो राष्ट्रपति इस मामले में अपंग ना हो जाए, उसे सरकार को जो कानून चाहिए कार्य करने के लिए, वो कानून अगर मान लो इस कंडीशन में नहीं बन पा रहा है, दोनों हाउस से पास नहीं हो पा रहा है, लोकसभा में तो मेजॉरिटी है उनकी, पास हो जा रहा है, लेकिन यहां से फेल हो जा रहा है, तो बता देता हूं, अब सरकार के पास 2 हथियार हैं, एक ये है और एक है जो आप पढ़ोगे 1, 2, 3 आर्टिकल 1, 2, 3 अध्यादेश, उसको जब वहां पहुंचूंगा तब समझोगे। लेकिन 2 हथियार हैं सरकार के पास, है ना। संविधान बनाने वालों ने ऐसी स्थिति के लिए सरकार के पास कितने हथियार दिए? 2। एक है जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, और एक है अध्यादेश। तो अध्यादेश को अभी रहने दो, अभी यहां बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसा देखिए, अब ऐसा देखिए, जॉइंट सिटिंग में क्या हो जाएगा, कैसे फायदा होगा। तो देखो, मान लेते हैं यहां पर 300 है और यहां पर 243 अदर है, यहां पर 243 अदर है, यहां पे मान लेते हैं, चलो 110 मान लेते हैं, यहां पर 110 और ये कितने हैं 125 35 नहीं 115 मान लेते हैं और 125 कचरा हो गया रे। यहां मान लेते हैं ये कांग्रेस वाले 115 है, 125 है और ये 115 है। अब जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो कंडीशन देखो आप, ज्वाइंट सिटिंग हो गई, ये सेंट्रल हॉल में सब बैठ गए। अब कुल मिला के देखो, ज्वाइंट सिटिंग होगा ना, तो एक बात बता देता हूं, जो हर एक राजनीतिक दल का, राजनीतिक जो पॉलिटिकल हेड होता है, पॉलिटिकल पार्टी का हेड, जैसे बीजेपी का राष्ट्रीय प्रमुख कौन है? नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी नड्डा, जेपी नड्डा, है ना। नड्डा खाए हो, नड्डा, वही वाला नड्डा है ये, ठीक। नड्डा क्या करेगा, क्या जारी करेगा? विप। क्या जारी करेगा? विप। नड्डा क्या जारी कर देगा? विप। कैसे लिखते हैं इसको? ऐसा, आधा बाप विप ना, इंग्लिश में ये। तो ये विप क्या होता है? राजनीतिक आदेश होता है। विप क्या होता है? ये पॉलिटिकल ऑर्डर। ये जो राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख होते हैं, ये जारी करते हैं अपने सदस्यों को विप, अरे भैया कल इंपॉर्टेंट है, कल तुमको सबको आना है और ये बिल पर वोटिंग है, हमारा बिल है, सबको वोट करना है, इसको पास कराना है, सब विप जारी करेंगे। कांग्रेस वाला जो होगा नेशनल हेड, वो विप जारी करेगा। ये क्यों? कांग्रेस, बसपा, सपा, ये सब क्यों विप जारी करेंगे? उनके बिल को फेल करना है, आना है सबको, उसके अगेंस्ट में वोट करना। और इधर बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी यहां भी जारी करेगी, लोकसभा के भी अपने मेंबर्स को, और यहां भी काली आना है, काली जॉइंट सिटिंग है, मतलब काली वोटिंग वही आना है और फेवर में वोट करना है। और आपको पता है, अगर किसी ने विप का उल्लंघन किया तो क्या हो सकता है ना, दल बदल कानून के तहत, है ना, he will be disqualified, the member will be disqualified under anti defection law 10th schedule ना। आगे पढ़ोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, बस अभी इतना सुन लो। वेब जा आओ। अब देखो कुल सब आगे मान लो ना, तो बीजेपी के 300 प्लस कितने आ गए? प्लस 115, इधर 243 प्लस 125, टोटल देखो कितना हो गया? 415। इधर आप जानते हो एक जॉइंट सिटिंग में अब वो बिल फिर से बहस होगा, फिर से बहस होगा जॉइंट सिटिंग में, और उसके बाद हाँ हाँ ऑर्डर है, हाँ वही है ना, समझ गए। और ये ऐसा मतलब चलो ठीक है, सबको विप तो सेंड कर दिए ना, उस साइड से भी उस साइड से भी, दोनों पार्टी। तो एकदम हर बार ऐसा कंपलसरी होता है कि सब लोग प्रेजेंट रहते ही हैं?
नहीं, अगर मान लो कोई बीमार है तो उसको एक्सप्लेन करना होगा, उसको लगेगा कि साला तू कॉन्स्पिरेसी करके नहीं आए हो, तुम लोग 10 लोग, तुम लोग उस पार्टी के फेवर में हो। अगर ऐसा होता विप का उल्लंघन है, अगर विप बीमार उमार है वो जेन्युइन रीजन है, लेकिन मान लो वो आए हैं, बीजेपी के मेंबर हैं और वोटिंग में उन्होंने ना बीजेपी के फेवर में भी वोट नहीं किया, भले अगेंस्ट में नहीं किया लेकिन फेवर में भी नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव डिसओबे आवर विप। तो ये एक कारण बन जाएगा, दल बदल कानून के तहत बीजेपी उस सदस्य की सदस्यता रद्द करवा सकती है, बीजेपी कैन डिस्क्वालीफाई। हाँ भाई, आपने मतदान नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? 10 मतदान हमारे शॉर्ट हो गए और तो हम हार सकते हैं, मतलब ये तो पार्टी के साथ धोखा हुआ ना, धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता है। क्लियर? वो संसद में ज्यादा अच्छा समझोगे, अभी तो अपन राष्ट्रपति में है, वो संसद में एकदम क्लियर समझोगे। अभी जो बताया समझ में आया। अब एक संयुक्त बैठक में फिर वही पूरा होगा, पूरा बहस होगा, है ना, संयुक्त बैठक में, ठीक, संशोधन भी होता है, संशोधन भी होता है। देखो अब एक कंडीशन पहले आपको बता दूं, बहस हो गया, बहस के दौरान संशोधन भी हो सकता है एक जॉइंट सिटिंग में, लेकिन एक बात बता देता हूं, संशोधन केवल 2 ही कंडीशन में हो सकता है, केवल 2 ही। ऑर्डिनरी बिल में हम लोगों ने देखा था ऐसा कुछ नहीं था। एक साधारण विधेयक पर जब बहस हो रही थी, इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया हूं, बहस हो रही है तो कोई भी रूलिंग पार्टी का या उधर का मेंबर का अपना अमेंडमेंट सुझा सकता है, वोटिंग होगी तो उसके बाद उस विधेयक में सदन ही संशोधन कर सकता है। हम लोगों ने देखा था साधारण विधेयक पर लोकसभा के पास भी संशोधन की शक्ति थी, अमेंडिंग पावर था, राज्यसभा के पास भी था, दोनों हाउस में मेंबर उसमें संशोधन अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते थे, वोटिंग होकर अगर पास हो जाता तो अमेंडमेंट कर दिया जाता था। लेकिन जॉइंट सिटिंग में केवल 2 ही कंडीशन में अमेंडमेंट हो सकता है इस बिल पर, जिस बिल पर जॉइंट सिटिंग बैठाई गई है इस पर केवल 2 ही कंडीशन में अमेंडमेंट हो सकता है। एक, वो अमेंडमेंट जो जरूरी हो गया है इस विधेयक के डिले होने की वजह से, विलंब होने की वजह से, हुआ ना विलंब, जैसे विलंब की वजह से एक संशोधन, विलंब की वजह से जो जरूरी हो वो संशोधन हो सकता है, वजह से जो जरूरी हो, से जो जरूरी हो, से जो जरूरी हो। जैसे मैं बताता हूं, ये जॉइंट सिटिंग 6 महीने बाद हो रही है, जब राज्यसभा ने इसे फेल कर दिया, 6, है ना। जब ये बिल आया था यहाँ पर तो इस बिल में एक डेट लिखी हुई थी, जैसे मान लो ये बिल आज कौन सा महीना है? हाँ, दिसंबर 2024 में आया था, मान लो ये बिल आया था और रिजेक्ट कर दिया इसने, या तो रिजेक्ट कर दिया वोटिंग से, या फिर क्या किया इसने, वेट किया 6 महीने तक होल्ड रख सकता है ना किसी भी साधारण विधेयक को, कोई भी सदन, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, लगभग कितने महीने तक रोक के रख सकता है, कैन विथहोल्ड एनी ऑर्डिनरी बिल फॉर 6 मंथ। 6 महीने तक इसने कुछ किया ही नहीं उस बिल पर, तो भी बिल ऑटोमेटिकली रद्द मान लिया जाएगा, दोनों ही कंडीशन में हो गया। और इसमें लिखा हुआ था तारीख, ये दिसंबर में आया था और इसमें तारीख लिखी हुई थी कि ये जो एक्ट पास होगा ये लागू हो जाएगा फरवरी 2025। कब से लागू होगा? फरवरी 2025 से लागू, इसमें बिल में लिखा हुआ था कि दिस बिल विल बी, है ना, विल बी इनैक्टेड फ्रॉम फरवरी 2025। लेकिन 2 महीना बीत गया और दिसंबर, और संयुक्त बैठक कब हो रही? अप्रैल में। ये डेट चेंज करना पड़ेगा ना, देरी की वजह से इस बिल में, भाई ये बिल कब से लागू होना था देश भर में? फरवरी में, लेकिन अप्रैल में जॉइंट सिटिंग हो रही, तो ये चेंज विलंब होने की वजह से जरूरी है वो। क्लियर है बात? एक समझ गए। दूसरा ये कि वो हिस्सा संशोधित किया जा सकता है जिस विधेयक को दूसरे सदन ने, जिस वजह से दूसरे सदन ने उसे पारित नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो इस विधेयक के वो हिस्से, केवल वो हिस्से संशोधित किए जा सकेंगे जिस पर दूसरे सदन ने आपत्ति, दूसरे सदन ने
आपत्ति के तहत बिल को विफल कर दिया। समझ गए आप? आपत्ति जताते हुए बिल को पारित नहीं किया, विधेयक को पारित नहीं किया, फेल कर दिया। बात क्लियर हो गई है ना? वही लिखा होगा आपके नोट्स में, है कि नहीं? अच्छा, है ही नहीं। ओ 108 नहीं है, वो संसद का था। ये बोल दी ना सर, पढ़ा दो तो मैं बोलो चलो शुरू कर देते हैं। ये देख पगली, ये बिल पे ना एक डेट भी लिखा हुआ था कि फलाना, ये अगर ये कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, इस तारीख से देश भर में लागू हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? दिसंबर में रिजेक्ट हो गया, फरवरी में लागू होना था, डेट तो वही लिखी हुई थी, लेकिन 6 महीना बाद हो रहा है ज्वाइंट सिटिंग। ये डेट तो लैप्स हो गई क्या? फरवरी चली गई, तो ये तो चेंज करना पड़ेगा क्या डेट? अब अप्रैल में नहीं, जून में लिख देंगे, जून से लागू होगी, तो ये तो चेंज करना जरूरी हो गया ना। बिल की देरी की वजह से ऐसा हो गया, जरूरी हो गया वो चेंज करना। ऐसा क्लियर है बात? चलो और चीजें देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर। अगर वो जो भी थे, जो भी लोकसभा में सब लोग पास थे, उनको मतलब वो चाहिए था कि वो फरवरी 25 से ही हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं, कंपलसरी नहीं उसमें लिखा हुआ था कि इस दिन से लागू हुआ। हाँ। लेकिन ये साइड वाली लाइट बंद करो, चमक रहा है। वो देख गलत लाइट, हाँ वो उसको चालू कर दे। चलो यहां तक क्लियर है? वो आपके नोट्स में नहीं है, वो मेरे मेमोरी बेसिस पे चल दिया हूं मैं, क्योंकि अब मैं सोचा, आ गया मेरे मन में कि इसके बाद आर्टिकल जो आएगा 108, वहाँ प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है ना, तो बोल दी पढ़ा दो, तो मैं ये आ गया, शुरू हो गया। आ जाओ, समझ लो इसको बढ़िया से, आगे आपके नोट्स में ये आएगा, ठीक? हाँ, लेकिन भाई तो डिले हो गया ना, अप्रैल में हो रही ज्वाइंट सिटिंग। ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं, कुछ ही लॉ होते हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो जाते हैं, ये चेंज करना होगा, डेट गुजर चुकी, ठीक? मैं थोड़ा सा पगला रहा हूं मैं अब। हाँ, ये समझ गए? अच्छा, अब एक ज्वाइंट सिटिंग में, आप तो जानते हो भैया, ऑर्डिनरी बिल होता है, साधारण विधेयक होता है, या फाइनेंस बिल हो या मनी बिल हो, दोनों हाउस में जो वोटिंग होती है वो ऑर्डिनरी मेजॉरिटी ही चाहिए, साधारण बहुमत ही चाहिए। तो ज्वाइंट सिटिंग में कौन सा मेजॉरिटी चाहिए पास होने के लिए बिल को? ऑर्डिनरी मेजॉरिटी ही चाहिए, साधारण बहुमत से ही पारित होगा। एक संयुक्त बैठक में वो बिल साधारण बहुमत से ही पास होगा, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होगा, ऑर्डिनरी और सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होगा। लेकिन हमारे बोलने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे लोकसभा में अगर वो ऑर्डिनरी बिल है तो हम क्या बोलते थे? सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक का बहुमत, ये बोलते थे ना। अब हम क्या बोलेंगे? संसद के दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों और मतदान का 50% से अधिक का बहुमत। हम बोलेंगे मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यही बोलना पड़ेगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग। बात समझ में आ गई? ठीक, समझ गए? अब बताओ, ऐसी स्थिति आ गई तो अब आसान हो गया पास होना, क्योंकि अब ये क्या है, 415 है, ये लोग 368 है। अब आसानी से वो बिल पास हो जाएगा और वो एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। समझे? ज्वाइंट सिटिंग है। हाँ, क्यों नहीं करेंगे भाई, कोई भी अधिनियम राष्ट्रपति की सिग्नेचर बिना थोड़ी एक्ट बनेगा। अब खास बात पे आते हैं, इस ज्वाइंट सिटिंग को समन कौन करेगा, बुलाएगा कौन? समन बोलेंगे ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हु कैन समन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट ना।
लेकिन चेयर कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा संयुक्त बैठक, एक सवाल पैदा हो जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा? तो मैं बता दूं, संविधान ने किसको अधिकार दिया हुआ है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया हुआ है ना। लेकिन मान लो जब ज्वाइंट सिटिंग का डेट अनाउंस कर दिया प्रेसिडेंट ने, तब लोकसभा का अध्यक्ष मर गया अचानक एक दिन पहले। नेता मरे ही जाए तो मैं इसी तरीके से निपटाना पसंद करता हूं ना। मैं नहीं पसंद करता कि त्यागपत्र से रिक्ति हो, पद से हटाया जा सके, रिक्ति सीधा साफ हो जाए नेता, ऐसी रिक्ति ठीक है। वैसे भी भ्रष्ट ही होते हैं साले सब, झूठे, एक नंबर के झूठे, मक्कार, लबरा। आइए, अगर मान लो अब यहां पर ना दो स्थिति पैदा होती है ज्वाइंट सिटिंग में अध्यक्षता के मामले में। दो स्थिति, अरे संयुक्त अध्यक्ष नहीं, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लिखना चाह रहा था रे। संयुक्त ज्वाइंट सिटिंग के मतलब हु विल प्रिसाइड ज्वाइंट सिटिंग, हु विल प्रिसाइड संयुक्त बैठक। अरे यार कैसे हुआ थे? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता। अब दो कंडीशन आती है, मैं तुमको बता रहा हूं, रुको गड़बड़ा रहा है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता एक तो हो जाएगा कि मान लो अनुपस्थिति, एब्सेंस, अनुपस्थिति, और एक क्या हो जाएगा? रिक्तता। एक कंडीशन हो जाएगा रिक्तता। और आपको पता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का अधिकार संविधान ने किसे दिया हुआ है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष को दिया हुआ है, अध्यक्ष को दिया हुआ है। लेकिन मान लो लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो मान लो उसी दिन पेट खराब हो गया, डिसेंट्री हो गई, है ना, कहीं जाकर बोकरा और शराब, देसी शराब झोर ले रही, खराब हो गया पेट, तो कौन करेगा? सुनो, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। अब मान लो दोनों जन जाके बकरा शराब झोड़े थे, दोनों पेट खराब है, तब कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति ना, कौन करेगा? क्यों? हाँ, डिप्टी स्पीकर नहीं, राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा, वो जानबूझ के बोला था मैं। इससे क्या होगा तुमको? अब मैं टोक दिया ना, नहीं करेगा। यहां पर इस चैनल में एक व्यक्ति जो है राज्यसभा का सभापति, वो चेयरमैन ऑफ राज्य, अभी तक नहीं पता तेरे को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वो पता है, इंग्लिश में बोलो ना, हिंदी में नहीं पता। ये आप सबके मन में आएगा, ये करेगा, नहीं करेगा। इसको संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की शक्ति है ही नहीं, नहीं कर सकता ये। आपका मन में सवाल आएगा, काबर नहीं कर सके? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं होता, बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। समझ रहे हो? नहीं होता ना, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक शर्त है, क्या है? He cannot be a member of either of the House of Parliament or state legislature.
वो संसद के किसी भी सदन का या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। वो सदस्य नहीं है संसद के किसी सदन का, इसलिए वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। क्लियर है बात? तो कौन कर ही, एक बात का अगर नंबर ही राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, राज्यसभा के उपसभापति। ना मान लो तीनों साले जहरीली शराब और बोकरा झेरे थे, तीनों का पेट खराब है, तीनों का, अब क्या? तो मैं आपको एक शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रहा हूं, उस चीज को ध्यान में रखो। इधर देखो, होता क्या है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है ना। आपको पता है कि लोकसभा का एक मुखिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष, या इसको क्या बोलते हैं, स्पीकर। ठीक, और इसके अगर ये एब्सेंट हो जाए या मर जाए अचानक तो कौन संभालेगा, उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी होता है, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर। यहां पर कौन होता है, सभापति। यहां कौन होता है, सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और सभापति एब्सेंट है तो उपसभापति, वाइस चेयरमैन होता है यहां पर। ये सभी संवैधानिक पद हैं सभी। लेकिन मान लो ये दोनों एब्सेंट हैं, दोनों एब्सेंट हैं, तो आपको मैं बता दूं, यही लोकसभा में 10 सभापतियों की तालिका भी होती है। पैनल ऑफ किसकी, 10 सभापतियों की तालिका, सभापतियों की तालिका, तालिका भी होती है। पैनल ऑफ 10 चेयरपर्सन्स ना, और यहां भी होती है 10। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, उपसभापतियों की तालिका। क्या बोलते हैं इसको, उपसभापतियों की तालिका। अब आपको कुछ अटपटा लग रहा है, साला यहां सभापति बोल रहे हैं, वहां उपसभापति बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है? इसका रीजन, अगर हम 10 अध्यक्षों की तालिका बोलेंगे, भाई लोकसभा अध्यक्ष के पद का अपमान नहीं हो जाएगा? इनको भी अगर अध्यक्षों की तालिका बोलेंगे तो। अब मान लो इसीलिए सभापति कर दिया, यहां चले जाते हैं। अगर मान लो यहां भी बोलते 10 सभापतियों की तालिका, तो इसका अपमान नहीं हो जाएगा? कौन है इसका, भारत को उपराष्ट्रपति होता है, 10 सभापतियों की तालिका मतलब 10 उपराष्ट्रपति नहीं कहला दिए जाएंगे, ये तो मजाक हो जाएगा। इसलिए यहां पे कर दिया पैनल ऑफ 10 वाइस चेयरमैन, और यहां पर पैनल ऑफ 10 चेयरमैन। क्लियर है बात? देखो, अगर एब्सेंट हैं तो ये जो मेंबर्स होते हैं ना, इनको ये नॉमिनेट किए जाते हैं। ये क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट ना, ये क्या, नामांकित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, नामांकित। कौन करेगा, लोकसभा में ये जो 10 सभापतियों की तालिका है, 10 ये लोग हैं, ये भी हाउस के लोकसभा के सदस्य होते हैं, इन्हीं में से किया जा सकता है। ये करेंगे अध्यक्ष, और वो नंबर 1, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको प्रेफरेंस दे देते हैं। मान लो मैं एब्सेंट, मेरे बाद ये भी अध्यक्ष, तू कर लेना अध्यक्षता, काम ना रुके लोकसभा का। अच्छा ये भी एब्सेंट है तो ये कर लेगा, ये कर लेगा, समझ रहे हो, काम ना रुके। और वही प्रोसेस यहाँ भी है। तो ये जो 10 उपसभापतियों की तालिका है, इसको कौन ना करेगा, यहाँ लोकसभा का अध्यक्ष नामांकित नॉमिनेट करता है, यहाँ पर ये करता है, नॉमिनेट करेंगे। ध्यान रहे शब्दों का, अपॉइंट नहीं होगा, ये नॉमिनेट। हाँ, अरे पगली करके रखेगा, पहले से करके रखेगा कि कभी दोनों एब्सेंट हो जाए तो कौन करेगा। हाँ, वो भी डिसाइड कर देता है। अरे पगली, ये यहां कोई भी उस हाउस का मेंबर होना चाहिए तभी नॉमिनेट हो सकता है, हाउस के बाहर का नहीं हो सकता ना, समझ गए आप? आ जाओ, इन दोनों केसेस में वो सभापतियों में जॉइंट सिटिंग में कोई भी नहीं कर सकता।
चाहे इसमें चाहे इसमें, नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी केस में जैसे लोकसभा में ऑर्डिनरी बिल आया, कोई बिल आया, उस समय एब्सेंट है तो सभापतियों में से कोई अध्यक्षता कर लेगा, है ना। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग में सभापतियों की तालिका कोई अधिकार किसी को नहीं है, दोनों केसेस। अब यहां पे क्या करेगा, तो देखो दोनों सदनों के सदस्यों के बीच से, दोनों सदनों के सदस्यों के बीच से, सदस्यों के बीच से अध्यक्ष चुन लेगा। अध्यक्ष चुनाव कर लेंगे लोग ना, ये चुन लेंगे अपने आपस में चुनाव करके कि ये ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करेगा। समझ गए, है ना। मतलब द हाउस विल इलेक्ट द चेयरमैन टू प्रिसाइड द ज्वाइंट सिटिंग अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस प्रेजेंट। क्लियर है बात। और इस केस में आ जाओ, यहां भी सेम, अगर रिक्त हो गया है, मान लो लोकसभा अध्यक्ष निपट गए हैं तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष। अब मान लो ये भी निपट गए हैं उसी समय, तो कौन करेगा, ये यहां में नहीं कर सकेंगे, फिर ये कौन करेंगे, ये करेंगे। और अगर ये भी निपट गए हैं तो अब यहां पर देखो, यहां क्या आएगा, गूगल में थोड़ा पटांग बताता है, बता देता हूं। नाउ राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करे, राष्ट्रपति जिसे मर गए हैं सब, है ही नहीं उस समय, मतलब मर भी सकते हैं, त्यागपत्र भी, हाँ ये कर सकता है। लेकिन ये दोनों वैकेंट है, ये तो अपन किसकी बात करें, वैकेंट की स्थिति बात कर रहे हैं। जिस दिन ज्वाइंट सिटिंग होनी उस दिन लोकसभा अध्यक्ष का पद वैकेंट हो गया है, इसका भी वैकेंट है, ये तो कर ही नहीं सकता, इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका भी वैकेंट हो गया, मान लो इसका भी वैकेंट हो गया, तो कौन करेगा, ये। कौन, इस केस में इन केस ऑफ एब्सेंस फिर दोनों हाउस के मेंबर्स इकट्ठा है ना, रूलिंग पार्टी एक को खड़ा कर देगी वो, लेकिन ये कोई उस पोस्ट के लिए नहीं होंगे, एब्सेंट है ना वो, पोस्ट के लिए नहीं होंगे वो, तो केवल ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करने, चुनाव कर लेंगे, जो जीत जाएगा वो अध्यक्षता करेगा। यहाँ पर प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, हाँ भाई तू कर ले, दोनों हाउस के मेंबर्स में से किसी को अपॉइंट कर देंगे। अगर वैकेंट है, वैकेंट में तो चुन लेंगे अपने में से, अगर वैकेंट होगा तो ये। अब क्लियर है, हाँ वही मेरे, क्लियर है। हाथ, अरे वो हाथ तो मैं कहाँ दिखाऊं, ऐसे थोड़ी दिखाऊं, क्लियर है कि नहीं, पक्का। एक और चीज, एक बात बताओ, मान लो प्रेसिडेंट ने डेट डिसाइड किया है इसका अप्रैल 2025, अप्रैल 2025, और मार्च में लोकसभा डिसॉल्व हो गई, मार्च में लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। हो सकता है ना, ज्वाइंट सिटिंग बुला लिया प्रेसिडेंट ने, हाँ भैया अप्रैल में इस बिल पर ज्वाइंट सिटिंग होगी, लेकिन सरकार गिर गई, चाहे जो भी हो, धोखा दे दिया किसी ने, जो भी हो, सरकार गिर गई, माइनॉरिटी में आ गई, सरकार गिर गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तो क्या ज्वाइंट सिटिंग होगा उस तारीख को, होगा, रुको, होगा उस तारीख को ना, उसी तारीख को होगा जिस डेट को प्रेसिडेंट डिसाइड किया है। मतलब लोकसभा के डिसॉल्व होने से ज्वाइंट सिटिंग कैंसिल नहीं होगी। उसका कारण बता देता हूं, आपको लगेगा सर सरकार गिर गई तो लोकसभा का कोई मेंबर ही नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता, जो पुरानी सरकार होती है वो केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में काम करती रहती है। समझ रहे हो, है ना।
केयर टेकर गवर्नमेंट अस्थायी रूप से केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में कार्य करती रहती है, इसीलिए उसी डेट पर ज्वाइंट सिटिंग होगी। ओके, इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट, अरे यार ये तो जॉइंट सिटिंग ही खा गया पूरा। कोई नहीं, लेकिन लगता है हर एंगल को, ठीक, वो खान सर की तरह ऐसे 4 मिनट में वो इम्पीचमेंट खत्म नहीं होए। और ग्रुप डी एनटीपीसी वर्क उसमें भी ना काफी है वो, ठीक। I think I have covered almost all the angles for joints. एक और चीज हम लोगों ने अक्सर देखा है ना, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, ऐसा देखा है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये संयुक्त बैठक संसद की होती है तो राज्य में भी होगी, नहीं होगी। यहीं पर एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य विधायिका या विधानमंडल में संयुक्त, राज्य विधायिका या विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान में ही नहीं है, प्रावधान संविधान में नहीं है। मतलब राज्य विधायिका में 2 सदन, एक तो देखो इसके 2 कारण, एक तो आपको पता है कि विधान परिषद तो केवल हर राज्य में हो, जरूरी नहीं है ना। अभी वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है। कहाँ कहाँ है? यूपी, बिहार, है ना, घूम के आओ, यूपी, बिहार, आंध्रा, घूम के आओ ऊपर, कर्नाटका ऊपर, महाराष्ट्र, तो तीनों के बीच में तेलंगाना। एक तो सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ठीक। और दूसरी बात, मान लो बाकी के राज्यों में विधान परिषद हो, है ना, राज्य के ऊपर विधान परिषद का निर्माण करे या ना करे ना। अच्छा लगेगा कि जैसे हर कोई बिल आया तो वहां विधान परिषद, वो चाहेंगे क्या कि आके लटका दे बिल को? सीधा विधानसभा है, विधानसभा में बहुमत है, पारित करेंगे, कानून बना देंगे ना। लेकिन फिर भी एक बात आपको बता देता हूं, बता ही देता हूं, क्योंकि देखो राज्य में क्यों नहीं है। ये हम कोई स्टेट ले लेते हैं, जैसे स्टेट हमारा छत्तीसगढ़, ये हो गया आपका राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य की विधायिका, विधायिका नहीं है यहाँ विधान परिषद, लेकिन हम बना लेते हैं ना समझने के लिए। दूसरे राज्य का क्यों उदाहरण लेंगे? ये विधानसभा, ये विधान परिषद, और ये हमारे जानते हो कौन? राज्यपाल। अगर होता विधान परिषद में संयुक्त बैठक तो कौन बुलाता? राज्यपाल। लेकिन है ही नहीं ना, संविधान में राज्य में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। क्यों नहीं बता देता हूं आपको। एक बिल आया, ये साधारण विधेयक हो या कौन सा बिल हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंस बिल ना, दोनों। एक बात और ध्यान रहे, संयुक्त बैठक केवल किस विधेयक पर बुलाई जा सकती है? और क्या संविधान संशोधन और धन विधेयक पर बुलाया जा सकता है? नहीं, नहीं, ठीक, याद रखना। धन विधेयक पर क्यों नहीं बुलाया जा सकता? ये सवाल आएगा जब मैं संसद में आऊंगा ना, तब डिटेल में बताऊंगा। धन विधेयक फिलहाल के लिए सुन लो, कुछ आप लोग जो पहले से पढ़े हुए हो, अगर आपको नहीं पता होगा तो सुन लीजिए आप। धन विधेयक पर इसलिए नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि वहां पर डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न होगी ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक धन विधेयक को रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। इंट्रोडक्टरी क्लास में थोड़ा बताया हूँ, शायद ऐसा लग रहा है मेरे को। कोई चार्ट वोट, अच्छा इधर आ जाओ, इधर क्यों नहीं हो सकता? देखो, मान लो है विधान परिषद है, तो संविधान में क्या प्रावधान है? वो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। जब दोनों होगा तो कहीं भी प्रस्तुत हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है।
मान लो यहां से पास हो गया, यहां गया, यहां गया। पहली बार जब इसके पास पहुंचेगा ना, अब संसद से थोड़ा सा अलग है, जब एक ऑर्डिनरी यार ये बिल पहुंचेगा तो पहली बार में ये अधिकतम कितने महीने रोक सकता है? 3 महीने। कितने महीने रोक सकता है पहली बार? जबकि वहां हम लोगों ने क्या देखा था, राज्यसभा और लोकसभा को बराबर की शक्ति थी साधारण विधेयक पर, पढ़े थे ना, साधारण बराबर की शक्ति थी, दोनों 6-6 माह रोक सकते थे। लेकिन यहां पर ऐसा इसके पास, ये तो 6 माह रोक सकता है, और 6 माह अगर समाप्त हो गया तो बिल खत्म ना, लेकिन यहां पहुंचेगा तो 3 माह ही रोक सकता है। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज ओवरराइडिंग पावर्स ओवर बिल्स इन स्टेट लेजिस्लेचर। ये ज्यादा से ज्यादा कितने महीने रोक सकता है पहली बार में? 3 माह। क्लियर? 3 माह पास मान लिया जाएगा, 3 माह पश्चात अगर नहीं किया ना 3 माह, क्या हो जाएगा? फिर चला जाएगा किसके पास? गवर्नर के पास। और फिर गवर्नर के पास पावर जानते हो आप, आर्टिकल 200 इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया हम क्या क्या पावर है। नंबर 1, पारित स्वीकृति दे देंगे, राज्य का वो कानून बन जाएगा, या फिर रिजेक्ट, या फिर अपनी स्वीकृति को रोक लेंगे, स्वीकृति को रोक लेंगे। तीसरा, पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, तीसरा पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, है ना, कि पुनर्विचार करो भाई, ये वापस पहुंच गया, फिर से बिल आएगा, कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, मान लो फिर से इसने पास हो गया, फिर से इसके पास गया। अब हाँ बताया तो हूं रे, इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया ना। हाँ, दोबारा जब आएगा तो ये केवल इस समय कितने महीने रोक सकता है? 1 महीने। दोबारा ना, जब राज्य के राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे तभी दोबारा आएगा, आ सकता है। मान लो यही फेल हो गया दूसरी बार, तो मौका ही नहीं है, लोकसभा ने खत्म कर दिया, मतलब खत्म, वो बिल वहीं खत्म, विधेयक खत्म, कानून नहीं बन सकता। लेकिन पास कर दिया तो फिर आएगा। लेकिन इस समय अधिकतम कितने महीने तक रोक पाएगा? 1 माह, और 1 महीने बाद पारित मान लिया जाएगा, और फिर राज्यपाल पास जाएगा तो फिर राज्यपाल is bound to give his assent to the bill, राज्यपाल बाध्यकारी होंगे। याद आ रहा है कुछ? क्लियर है? तो भाई जब ये फेल ही नहीं कर सकता, कौन? अरे हम ज्वाइंट सिटिंग की बात कर रहे हैं ना। ज्वाइंट सिटिंग की क्या कंडीशन है? जब किसी साधारण या वित्त विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए। गतिरोध का मतलब क्या होता है? विचारों में मतभेद हो जाए। विचारों में मतभेद का मतलब एक सदन के विचार में वो अच्छा था तो पारित कर दिया, लेकिन एक सदन के विचार में अच्छा नहीं हो, पारित नहीं कर रहा, तो इसको विचारों का मतभेद कहेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द 2 हाउसेस। दैट इज ओनली यू कॉल डेडलॉक। समझ गए कि नहीं? लेकिन जब इसको अस्वीकृत कर ही नहीं सकता तो डेडलॉक की कभी स्थिति पैदा होगी, इसीलिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। आज मुझे लग रहा छत्तीसगढ़ नहीं हो पाएगा का? कॉलोनी आज छत्तीसगढ़ की क्लास यही खींच दिया ना, कोई बात नहीं, कल का डालेंगे।